गुजरात में तो आंदोलन सफल रहा, लेकिन अब बारी थी बिहार की। यहां मोर्चा जिस व्यक्ति ने संभाला था उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। देखा जाए तो ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जाहिर सी बात है, आंदोलन की ABCD वो इंदिरा गांधी से बेहतर जानते और समझते थे। उनके नेतृत्व में सभी विपक्ष के नेता और छात्र एकजुट हुए। उन्होंने ही सबसे पहले संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जाहिर है, इसका उद्देश्य आंतरिक युद्ध नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना था। अक्सर ऐसा होता ही है कि किसी लोकप्रिय नेता के खिलाफ अगर कुछ कहो तो उसे देश विरोधी मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ भी यही हुआ। JP आंदोलन में दिया गया संपूर्ण क्रांति का नारा देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताया गया। इसके बाद जो हुआ उसे हम लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में जानते हैं। बिहार और गुजरात में जो हुआ उसने सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी, लेकिन अभी एक और घटनाक्रम बाकी था। सड़कों पर लड़ाई तो जारी थी, लेकिन अभी कोर्ट में भी इंदिरा जी को चुनौती मिल रही थी। अब बात को और बारीकी से समझने के लिए एक बार फिर सन 1971 में लौटते हैं। रायबरेली लोकसभा सीट पर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था समाजवादी के नेता राजनारायण ने। जब इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती मिलने लगी तो राजनारायण ने भी उनके खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। अदालत में इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया है। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा मामले की सुनवाई कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इंदिरा गांधी को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ा। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब कोई प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश हुआ था। इधर जस्टिस सिन्हा को इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए लगातार प्रलोभन मिल रहे थे, लेकिन दुनिया में हर कोई बिकाऊ नहीं होता। उन्होंने सभी की दलीलों को सुना और 12 जून सन 1975 को अपना फैसला सुनाया, और यह फैसला ऐतिहासिक था। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया। अब हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया था, लेकिन अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें जस्टिस VR कृष्णा अय्यर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इंदिरा गांधी के वकीलों ने बताया कि देश की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाना बेहद जरूरी है। जस्टिस अय्यर ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुना और 24 जून को अपना फैसला सुनाया, और उन्होंने यह फैसला दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर तो रह सकती हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकती और सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन और भत्ते की भी हकदार नहीं होंगी। बस अब क्या था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने डिसीजन ले लिया था कि देश को अब वह आपातकाल लगाकर ही चलाएंगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आपातकाल की घोषणा कर दी। इस खबर को सुनने वाले उतने ही बेखबर थे जितना कि उनके कैबिनेट के मंत्री। प्रधानमंत्री के ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में जाने से कुछ घंटे पहले ही उन्हें आपातकाल लगाए जाने की सूचना मिली थी। आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 व 26 जून की दरमियानी रात ही हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके तुरंत बाद दिल्ली भर के अखबारों के प्रेस अंधेरे में डूब गए और बिजली कटने के कारण अगले 2 दिनों तक कुछ भी नहीं छप सका। दूसरी ओर 26 जून की सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले सैकड़ों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन वालों को भी जबरन जेल में डाल दिया गया। देश भर की जेल राजनीतिक बंदियों से भर दी गई थी। मानते हो ना, क्योंकि यही है लोकतंत्र का काला इतिहास। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने पत्र में लिखा कि वे कैबिनेट से बात करने की इच्छुक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस रात यह संभव नहीं हो पाया था। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि आंतरिक अशांति के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में थी और आपातकाल लागू होते ही सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका था।
लगभग 1 लाख लोगों को जबरन जेलों में ठूंस दिया गया था। इसलिए 25 जून सन 1975 की यह तारीख भूले से भी नहीं भुलाई जा सकती है, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे खौफजदा तारीख थी और इसी दिन देश में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। यह तारीख इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज है। इंदिरा गांधी 22 जून सन 1975 को ही देश में आपातकाल को लागू करने की योजना बना ली थी, जिसके ठीक तीसरे दिन यानी 25 जून की रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया था। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए आपातकाल के कागजात पर दस्तखत करवाया था। जिस वक्त ये सब हो रहा था, उस वक्त इंदिरा गांधी ने कैबिनेट को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी। केवल कुछ विश्वस्त लोगों के पास ही यह जानकारी थी कि देश में आपातकाल लागू होने वाला है। आपातकाल यह कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पहले ही बन चुकी थी आपातकाल की योजना। उस समय के वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय कुलदीप नैयर ने अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में तत्कालीन इंदिरा गांधी द्वारा रेडियो के माध्यम से आपातकाल की घोषणा करने की विस्तृत जानकारी दी। हालांकि उन्होंने आपातकाल पर एक अलग से किताब भी लिखी है। खैर, कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सी किताबें बाजार में उपलब्ध है। तो वापस अपने कहानी पर आते हैं। आपातकाल के लागू होते ही एक झटके में सभी देशवासियों से उनके सारे मूलभूत अधिकार छीन लिए गए और एक व्यक्ति का शासन देश में लागू हो गया था। वो जिसे चाहे उसे गिरफ्तार करें या उनकी नसबंदी, यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जैसे वरिष्ठ नेताओं तक को नहीं बख्शा गया था और प्रेस के मुंह पर तो पूरी तरह से ताला लगा दिया गया था। उस वक्त कई विदेशी अखबारों के पत्रकारों का तो स्वदेश लौट जाने की हिदायत तक दी गई थी।